प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का 2025 में जो आपका एग्जाम होगा यूपी बोर्ड का, उसका एक महत्वपूर्ण लेसन के बारे में, जिसका नाम है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहते हैं ब्लॉक, और ये जो है संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये जो आपका ये वीडियो आज का होगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी जो, और महत्वपूर्ण ये आपके टॉपिक होंगे और उनके उत्तर होंगे। प्रश्न इससे बहुत अच्छे खासे बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। और देखिए, अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। पहली सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें पूछता है कि संक्रमण तत्व क्या है। तो संक्रमण तत्व जो होता है, इसके बारे में यदि पूछे तो आपको क्या लिखना है कि ऐसे तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है बाह्य कोश, जिसे बाह्य कोश कहते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं। यदि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा रहा है और जो आपका वह डी कक्षक कैसा हो? सबसे बाहरी कोश हो। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे 1s2 2s2 2p6 वगैरह लिखते हैं, 3s2, तो 3 लिखा हुआ है तो 1 और 2 वाले से क्या है? सबसे बाहर का है 3। तो इस तरीके से डी कक्षक में आपका सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर? डी कक्षक में। और वो डी कक्षक आपका बाहरी होना चाहिए, यानी सबसे अंतिम होना चाहिए। बाकी जैसे मान लीजिए कि अगर 5D लिखा हुआ है तो 5D लिखा हुआ है तो आपका 5 से बाकी जो कक्षक हों वो क्या हों? कम हों, चाहे S वाले हों, चाहे P वाले हों, चाहे F वाले हों, जो कुछ भी हो, तो उसे क्या कहते हैं? बाहरी कक्षक यानी कि कहते हैं। तो अब देखिए, बाहरी कक्षक के D कक्षक में भरते हैं, ठीक ना। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाके भरे? बाहरी कोश के D कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक का जो तत्व होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं या संक्रमण तत्व के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऐसे तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करने पर सबसे बाहरी कक्षा वाले डी ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हो वह जाए। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए? बाहरी कक्षा के डी कक्षक में अगर जाए तो डी ब्लॉक का एलिमेंट उसे कहा जाता है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक ना। अब डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। यदि आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे किनारे जो होता है, यानी सबसे किनारे यहाँ पे जैसे ये कहा जाए, यहाँ पे 2 ऐसे होते हैं, तो और इसके बाद यहाँ ऐसे होता है आपका, फिर ऐसे होता है, ठीक। तो ये आप देखेंगे तो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, और ये किनारे जो होते हैं ये तो अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक। तो एस और पी के बीच में ये जो है ये आपका, इसमें जितने एलिमेंट होते हैं इन सभी एलिमेंट को क्या, कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा। और नीचे जो होता है, नीचे 2 लाइन अलग से होती है जिसे क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसके बारे में भी इसमें देखा जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये जो 2 लाइनें होती है ये एस ब्लॉक, और जो ये पार्ट होता है वो पी ब्लॉक, और सबसे लास्ट में जो होता है वो अक्रिय गैसों का होता है। और एस और पी के बीच में, मैंने क्या कहा? एस और पी के बीच में स्थित होता है कौन? डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे स्थित होंगे, और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये एस और पी के बीच में है। अब देखिए, अब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। संक्रमण तत्व के बारे में पूछेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे और कहाँ तक होता है। तो आप जानते हैं कि डी में जो एलिमेंट होते हैं वो 1 से लेके 10 तक भरे जाते हैं, 1 से 10 तक, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। एस में जो एलिमेंट होते हैं वो 1 2 अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं, 1 या 2। तो इस तरीके से हो। और जो आपका ये डी ब्लॉक का जो बाहरी कक्षा होगा वह एस वाले से क्या है? एस में अगर n है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो इससे 1 कम हो यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे 4D हो, ठीक ना।
यानी कि यहाँ पे आपका 4d होगा तो यहाँ पे 5s होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका डी कक्षक को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है ना, वरीयता में आएगा। तो इस तरीके से ये डी ब्लॉक का एलिमेंट ही कहा जाएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n-1 d 1 to 10 इंटू ns 1 to 2, ठीक है ना। तो ये आपका कहते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ पे इंटू नहीं, मतलब आप कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं। अब देखिए लक्षण इसका पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये भी। लक्षण इसमें पूछता है कि संक्रमण तत्व के लक्षण क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व के लक्षण या जो गुण होते हैं वो ये होते हैं कि सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है संक्रमण तत्व, वो सभी के सभी उच्च गलनांक, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है, यानी जिस ताप पर ये गलने लगें, ठीक ना, गलना शुरू कर दें, वह जो होता है उच्च होता है, यानी बहुत अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है इन्हें गलाने के लिए। और क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब ये जब उबलना शुरू हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना, जब उबलना शुरू हो जाए उस वाले तापमान को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है भी इसका क्या होता है, बहुत उच्च होता है। भाई गलेगा बहुत देर में, यानी कि बहुत उच्च ताप पे, तो खौलेगा भी बहुत उच्च ताप पे। तो ऐसी ये धातुएं होती हैं। तो अब देखिए आप संक्रमण तत्व के धातु या संक्रमण तत्व, इसके दूसरा जो इसका लक्षण है या गुण है, इसमें अधिकांश धातुएं जो होती हैं रंगीन यौगिक बनाते हैं। और इस पे एक आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, ये पूछता भी है कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं या संक्रमण धातुएं जो होती हैं रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसके बारे में भी आगे पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब देखिए आगे जो ये है कि ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक ना, और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यानी जो ऑक्सीकरण इनकी ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था होती है वो परिवर्ती होती है। अब ये सामान्य रूप से अनुचुंबकीय होते हैं, यानी प्रतिचुंबकीय नहीं, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब ये चुंबक से खींचे जा सकते हैं और उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो चुंबक से किसी प्रकार का उनमें असर नहीं होता है। तो इस तरीके से ये अनुचुंबकीय होते हैं, यानी चुंबक का इस पर असर होता है। ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, यानी इस डी ब्लॉक के तत्वों को, एलिमेंट जो होते हैं, इन्हें जब कोई रिएक्शन कराया जाता है तो उत्प्रेरक के तौर पे, उत्प्रेरक का मतलब कोई ऐसी मतलब एक ऐसे तत्व के रूप में अभिक्रिया के में रखा जाता है इसे, जिससे कि रिएक्शन की स्पीड या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। तो इस तरीके का उत्प्रेरक मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए कि अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाए, रिएक्शन तेजी से हो, तो अच्छा उत्प्रेरक भी होते हैं संक्रमण तत्व। इनमें धात्विक चालकता जो होती है उपस्थित होती है, यानी धातु जैसे क्रिया करते हैं वैसी ही धातु की तरह ये भी काम करते हैं। अब देखिए यानी धातु का ही गुण इसमें भी होता है। अब देखिए पूछता है कि अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। अब तक आपने देखा संक्रमण तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लक्षण या गुण, ठीक ना। अब आपको मिलेगा कि अंतः संक्रमण तत्व भी प्रश्न में पूछता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ होता है। तो अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व जो कहते हैं, ऐसे तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करे। डी उपकोष वाले को संक्रमण तत्व, मैंने आपको बताया कि जो S और P के बीच में होते हैं, ठीक ना। और F ब्लॉक के बारे में भी मैंने बताया है वहीं पे कि आप जो नीचे दो लाइनें होती हैं, दो कॉलम होते हैं हॉरिजेंटल क्षैतिज, जो नीचे दो होते हैं बाहर नीचे की तरफ, वो जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं उन्हें यह ब्लॉक कहा जाता है। यह ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो समझना बहुत आसान है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाए, ठीक ना, उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहेंगे। और जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? एफ उपकोष में जाए, यानी एफ ब्लॉक में जाए तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ उपकोष में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट, डी उपकोष में जाएगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट उसे कहते हैं। और या अंतः संक्रमण तत्व भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट को ही क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें दो श्रेणियाँ होती हैं, दो श्रेणी मैंने बताया है कि दो लाइनें होती हैं, और जिन्हें 4F और 5F कहते हैं। 4F मतलब ऊपर वाले को 4F और नीचे वाले को 5F कहते हैं। तो 4F को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड,
जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले को लेंथेनाइड और नीचे वाले को एक्टेनाइड यानी 5F वाले को एक्टिनाइड कहते हैं के नाम से जाना जाता है। दोनों श्रेणियों में जो होती हैं 14 तत्व होते हैं, यानी दोनों श्रेणी में कितने होते हैं? 14 तत्व होते हैं, तो इन्हें अंतःसंक्रमण तत्व कहते हैं। अब चलिए हम आगे समझते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जो अंतःसंक्रमण तत्व यानी F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? होता है कि N-2 F1 से लेके 14 यानी F वाले में 14 इलेक्ट्रॉन तक यानी 14 तक भरा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। और N-1 D0 to 1 यानी कि इसमें जो होता है आपका D0 तक, यानी कहने का मतलब है कि ये D0 से लेके 1 तक यानी 0 और 1 ही भरा जा सकता है, 1 से अधिक नहीं जाएगा। NS1 यानी S में कितने? एक ही भरे जाएंगे, जबकि S में अधिकतम 2 भरे जा सकते हैं, तो इसमें क्या रहेगा? एक ही रहेगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। लेकिन F में 1 से लेकर 14 तक भरा जाएगा, और D में 0 होगा या तो 1 होगा, S में केवल 1 होगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसको 1 होगा या 2 भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे अगर आपने 4 रख दिया, ठीक, 4 रख दिया तो इसमें एक कम होगा, फिर उससे एक कम यहाँ पे, उससे एक अधिक यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर 4 रख दिया आपने 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा, यानी एक से एक बढ़ के और उससे फिर एक बढ़ के यहाँ पे होगा, यानी n के जगह। तो देख रहे हैं आपकी 4 5 6 4 5 6, ठीक ना। और F में कितने? 1 से लेकर 14, ये तो जो है सो है ही, ये तो रहेगा ही। इसी तरह 5 6 7 हो जाएगा, यहीं पे 5 6 7, ये कितने? ये आपके कक्षाएं हो जाएंगी, चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, छठवीं कक्षा, पाँचवीं कक्षा, छठवीं कक्षा, सातवीं कक्षा, यानी कि ये कक्षाएं हैं, ये कोर्स हैं आपके। तो बाहरी, सबसे बाहरी कौन हुआ? 6, सबसे बाहरी इसमें कौन हुआ? 7, बाहरी कक्षा 7। इस तरीके से तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक ना। आप दर्शा सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेंथेनाइड संकुचन बार बार पूछा जाता है। इसको समझिए कि लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो आपके बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या और रासायनिक जो आयनिक त्रिज्या है वह कम होती है। लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? परमाणु त्रिज्या भी, त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों कम होती है। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों क्या होती है? कम होती है। अब ऐसा होता है तो आकार में कमी होने की इस घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यानी इस कारण क्या होता है? परमाणु त्रिज्या कम होगी, आयनिक त्रिज्या कम होगी, तो इसका मतलब उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। भले परमाणु क्रमांक बढ़े तो आकार जब छोटा होगा तो उसे क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यह संकुचन इलेक्ट्रॉन के दुर्बल परिरक्षण के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, यानी कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव होता है, नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक रहता है। इसलिए इन तत्वों के आकार में कमी आ जाती है। के आकार में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो अब बात आप समझ गए कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। यहाँ तक ये डिफिनीशन है और ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है। तो अब जान गए कि आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है और इसी कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो जाता है और इसी कारण तत्वों का आकार में कमी आ जाती है। इस तरीके से ये लेंथेनाइड संकुचन में आप लिख दीजिएगा। देखिए आगे जो प्रश्न होता है, ये प्रश्न पूछता है कि संक्रमण तत्वों और लेंथेनाइड के गुणों में समानता बताइए क्या होती है। यानी संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड जो यानी कि जो F ब्लॉक का लेंथेनाइड तत्व होते हैं, तो इन दोनों में लेंथेनाइड श्रेणी, तो इसमें क्या होता है? इसमें समानता होती है कुछ। तो क्या 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 समान होते हैं जो कि संक्रमण तत्व जैसे ही होते हैं लेंथेनाइड में, जबकि ये D ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो दोनों में समानता क्या होती है? तो देखिए क्या होता है कि संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड में जो गुणों में समानता होती है वो कौन कौन से गुण समान होते हैं दोनों में, D ब्लॉक F ब्लॉक में? सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं और लेंथेनाइड धातु होते हैं। पहली बात कि दोनों कौन है? D ब्लॉक हो चाहे F ब्लॉक हो, वो धातु होते हैं। यानी लेंथेनाइड वाला जो F ब्लॉक है 4F वाला, तो उसे, और जो संक्रमण तत्व D ब्लॉक होते हैं वो सब क्या होते हैं? धातु होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों के क्या होते हैं? अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। इनके अधिकांश यौगिक
वह आयन रंगीन होते हैं, ठीक ना। लेंथेनाइड के भी रंगीन होंगे और उसके संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के भी रंगीन होंगे। इनके अधिकांश आयन अनुचुंबकीय होते हैं, यानी चुंबक का इस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चुंबक के प्रति ये कुछ न कुछ इनका इफेक्ट होता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं और लेंथेनाइड धातु है तो चुंबक का असर पड़ेगा ही। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं और लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं दोनों ही संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी दोनों का गुण वही होता है कि ये भी संकुल यौगिक बनाएगा, ये भी संकुल यौगिक बनाएगा। जो संक्रमण तत्व के समान ही, यानी संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड भी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं, यानी लेंथेनाइड भी मिश्र धातु बनाता है और संक्रमण तत्व भी मिश्र धातु बनाते हैं। ये 6 समानताएं हैं, आपको ये पूछता है एग्जाम में। अब देखिए प्रश्न किससे बनता है। प्रश्न एक बनता है आपका कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं या तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये आपको पूछ देता है 2 नंबर में। तो क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या तत्व जो होते हैं, धातु या तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो डी ब्लॉक के रंगीन यौगिक बनाने का कारण ये होता है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं ठोस अवस्था या जलीय अवस्था में रंगीन आयन बनाते हैं। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था नहीं, ठोस अवस्था और जलीय अवस्था, यानी सॉलिड और लिक्विड, इसी 2 अवस्था में ये क्या बनाएंगे? रंगीन यौगिक बनाएंगे। अब कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि जब संक्रमण धातु जो होते हैं आयन पर, जब संक्रमण धातु के जो आयन होते हैं इन पर सफ़ेद प्रकाश पड़ता है, तो यानी सूर्य का प्रकाश भी डाल सकते हैं आप, सफ़ेद प्रकाश पड़ता है तो अपूर्ण कक्षकों में, जो कक्षक अभी पूर्ण नहीं हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं अच्छे से भरे हैं, कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जिनका पेयर नहीं बना है, ठीक ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज भरा जाता है, आप जानते हैं। तो प्रकाश का अवशोषण करके वो क्या करते हैं कि जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण करके क्या करते हैं कि निम्न ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चले जाते हैं, यानी जो कम ऊर्जा वाला कक्षक है उससे निकल के वो क्या करते हैं, एनर्जी पाके वो दूसरी ऊर्जा वाला यानी उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में वो चले जाते हैं। इसी कारण क्या होता है कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो रंगीन यौगिक बनाती हैं, ठीक ना। अब देखिए ये आप लिखेंगे उसमें। अगला प्रश्न ये पूछता है कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं, यानी चुंबक के प्रति इनका भाई कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, चुंबक के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं और इसके जो आयन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, यानी उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसलिए अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं, यानी वो ये क्या करते हैं तो अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं। किस कारण? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें होती है। इसका कारण क्या होता है? यह होता है कि N-1D जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्व का बताए हैं हम कि N-1D 1 to 10 और NS1 to 2 ऐसा बताया मैंने। तो इस तरीके से होता है। तो N-1D उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी उपकोष जो होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मौजूद होते हैं। जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इस दशा में इनके जो आयन होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और क्या होती है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगी, यानी चुंबक के प्रति इसका आकर्षण प्रतिकर्षण होता रहेगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें N-1D में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय यानी चुंबक के प्रति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, ठीक ना। यानी चुंबक की तरफ खींचे जाएंगे अनुचुंबकीय, और प्रतिचुंबकीय मतलब चुंबक से नहीं खींचे जाएंगे। अब देखिए इसका की ये भी बात होती है कि जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो म्यू बराबर होता है √N N+2 होता है, जहाँ N क्या है, N आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इससे भी आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, जिससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना, तो फार्मूले से। अब देखिए अगला प्रश्न होता है कि क्या कारण है कि संक्रमण तत्व और उनके जो यौगिक होते हैं एक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। गुण में हम लोग पढ़े थे ना कि यह अच्छा उत्प्रेरक का कार्य करता है। संक्रमण तत्व जो होता है या उनके यौगिक को उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण जो अवस्था है तो वह परिवर्तित होती रहती है।
और इनके पास अपूर्ण N-1D उपकोष होते हैं। जो डी उपकोष होता है N-1 डी उपकोष, वो क्या होता है, अपूर्ण होता है, वो पूरा भरा नहीं होता है, जिससे यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। यानी खुद जैसे उत्प्रेरक का काम करेंगे, उन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे। उत्प्रेरक का मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे, बढ़ा दे। क्यों होता है, क्योंकि N-1D उपकोष में इसके क्या होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पूरे भरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं, इसी कारण। अब अगला प्रश्न ये वो होता है कि क्या कारण है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ऐसा क्यों? तो संक्रमण तत्व जो होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्योंकि N-1D कक्षकों तथा NS जो कक्षक होते हैं, दोनों होते हैं ना, S में भी और D में भी हमने बताया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संक्रमण तत्व के, तो जो ये दोनों कक्षक होते हैं, कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, न इसके इन दोनों के कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिसके कारण संक्रमण तत्वों में से आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। यानी जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से इधर उधर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं। ठीक है ना? तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप जो है इसे जरूर तैयार कीजिएगा। इसमें जो भी प्रश्न हमने बताए हैं वो जरूर तैयार कीजिए। ये 2 नंबर कारण वाला 2 नंबर में आ जाता है आपका, और उधर जो मैंने बताया है 3 क्वेश्चन वो आपको देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, ये तो निश्चित है। तो आगे आने वाले वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, और जो वीडियो आपने न देखा हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से बनी हुई हैं जो कि आप यदि देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और आगे इस चैनल पे बने रहिएगा, जिससे कि आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह या जो भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको सही समय पे मिल सकें।